बहुत शुक्रिया बलविंदर जी। और अब बढ़ते हैं दूसरी पुस्तक की तरफ। और दूसरी पुस्तक है शोध आलेख एक पुनर्पाठ, और ये इसका चौथा भाग है। और 19 शोध आलेखों से सजी हुई ये पुस्तक जो है डावर सर की वो रिसर्च पेपर्स दिखाती है, वो रिसर्च पेपर्स बता रही है जिनके ऊपर इन्होंने काम किया है। और चाहे हम स्वर्गीय दिलजीत दिव्यांशु जी की बात करें या अमृता प्रीतम जी की कहानियों की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि रिसर्च का विषय हो सकती हैं और जिन्हें पकड़ा है डॉक्टर डावर ने। तो इस पुस्तक के ऊपर प्रपत्र पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर पूनम सप्रा जी को। डॉक्टर पूनम सप्रा जी, अभी चलिए, अभी इनका रिसर्च वर्क जो है मुझे लगता है सबमिट हो गया है, लेकिन अभी इन्हें डिग्री मिलनी बाकी है। तो ये कह रहे हैं कि उससे पहले मेरे नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगाया जाए। चलिए प्रोफेसर पूनम जी, हम सोचते हैं कि अगली बार अवश्य ही आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाकर हम बुलाएंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रीत साहित्य सदन के इस परम पावन मंच और यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जनों को नमस्कार करते हुए मैं अपना शोध पत्र प्रस्तुत करती हूँ। इससे पहले मैं यही कहूँगी कि चाहे मैं शोधार्थी बन गई हूँ, लेकिन आज शोध पत्र प्रस्तुत करते हुए मैं अपने आप को शायद 8वीं कक्षा की छात्रा ही समझ रही हूँ। लगता था कि मैं शोधार्थी बनकर बहुत ही शोध पत्र लिखे हैं और शोध किया है, लेकिन जब ये पुस्तक मेरे हाथ में आई, शोधालेख एक पुनर्पाठ भाग 4, तो इस पर शोध पत्र लिखना शायद मेरे जीवन का सबसे कठिन कार्य रहा है। ईमानदारी से अपनी बात कहते हुए मैं अपना प्रपत्र शुरू करती हूँ। शोध आलेख एक पुनर्पाठ 4 के लेखक डॉक्टर संजीव डावर, जो कि कार्यकारी प्रधानाचार्य राधा कृष्ण आर्य कॉलेज नवा शहर दोआबा, जिला शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब से हैं। प्रस्तुत कृति के प्रकाशक फाइल प्रिंटर्स लुधियाना और मुद्रक राइट एंगल डिज़ाइनर्स लुधियाना है। इसका प्रथम संस्करण जून 2023 है। प्रस्तुत पुस्तक को श्री हरनाम सिंह गुलाटी जी को वैचारिक शब्दांजलि देते हुए सादर समर्पित किया गया है। 205 पृष्ठों की इस पुस्तक पर सर्वप्रथम डॉक्टर सुरेश नायक ने आशीर्वचन के रूप में विचार व्यक्त किए हैं। तदुपरांत डॉक्टर अरविंद पराशर ने पुस्तक की भूमिका लिखी है। पृष्ठ संख्या 17 से लुधियाना में जन्मे शहीद सुखदेव थापर एक परिचय, इस शोध आलेख से पुस्तक की शुरुआत की गई है। हालांकि लुधियाना के नोगरा मोहल्ले को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान मिलनी शुरू हो चुकी है, फिर भी सुखदेव थापर के जीवन से जुड़े हुए कुछ छुए और अनछुए पहलुओं को लेखक ने इस शोध आलेख के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उदाहरण स्वरूप इस आलेख के माध्यम से पता चलता है कि लाहौर के नेशनल कॉलेज में कार्यरत इतिहास अध्यापक जयचंद्र विद्यालंकार और कॉलेज प्रबंधक भाई परमानंद जी का योगदान सुखदेव को क्रांतिकारी बनाने में बहुत अधिक रहा है। इस तरह की जानकारी शायद आम जन को नहीं है। इस शोध आलेख के माध्यम से ये नई जानकारी प्राप्त हुई। आशापूर्णा देवी की छिन्नमस्ता कहानी की कहानी नामक शोध आलेख में लेखक ने छिन्नमस्ता कहानी को आधार बनाकर आशापूर्णा देवी के विचारों का वर्णन किया है। इस कहानी के पृष्ठ 38-39 पर लिखे विचार देखिए। आज के इस जीवित कहे जाने वाले समाज में प्रत्येक रिश्ता एक जोंक जैसा है। जिस प्रकार ये प्राणी रक्त चूसने के लिए कोई भी आकार परिवर्तित कर अपनी मंजिल पा लेता है और उससे तब तक चिपका रहता है जब तक कि उसका अपना स्वार्थ सिद्ध ना हो जाए। रिश्तों में रक्त चूसते पेट तो भर जाता है पर नीयत नहीं। अंततः मृत्यु ही इस चिपकन को हटाने का काम करती है। यही स्थिति यथातथ्य छिन्नमस्ता की है। ऐसे विचारों से ओतप्रोत शोध आलेख पढ़कर सच में यही लगा कि ये आज की वास्तविकता है।
प्रेमचंद की सदगति समीक्षात्मक विश्लेषण में प्रस्तुत शोधालेख में लेखक डॉक्टर संजीव डावर ने प्रेमचंद जी की कहानी सदगति की सफल समीक्षा की है। वे लिखते हैं, प्रेमचंद की संपूर्ण सदगति तत्कालीन समाज का स्वच्छ हाथों से साफ किया हुआ एक खूबसूरत आईना है, जिसमें से चेहरे की झुर्रियां, बालों की सफ़ेदी, आंखों के काले गड्ढे, माथे के बल, पिचके हुए गाल, टूटे हुए दांत जैसे सब रूप बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। सदगति में प्रेमचंद ने जहाँ चाहा वहाँ पाठक को नवम रसास्वादन करवाते हुए आनंद की स्थिति में पहुँचाने का प्रयास किया है। धर्मवीर भारती कृत गुनाहों का देवता एक कालजयी कृति पर शोध आलेख लिखकर लेखक ने अपनी गहन भावाभिव्यक्ति का परिचय दिया है। प्रत्येक रचना का गहन अध्ययन करके उसके सभी पक्षों पर राय देना लेखक को एक श्रेष्ठ आलोचक भी सिद्ध करता है। लेखक के अनुसार कृति के कालजयी स्वरूप हेतु यह उपन्यास निस्संदेह एक अनूठी रचना है। भारती जी की भाषा, भावना लोक, सच की जमीन पर विचरता, कल्पना संसार, अवचेतन मन की सभी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को समन्वित करके साहित्यिक रूप प्रदान करना, अनुकूल दार्शनिक सिद्धांतों की प्रतिष्ठा, एक संतुलित आध्यात्मिकता, प्रवाहमयी उच्च विचारों का गुंफन, सरलता, सहजता और यथार्थ की भूमि को छूती स्पष्टता जैसे कई गुण ऐसे हैं जो इस अनुपम रचना को कालजयी कृति की कोटि में लाकर खड़ा करते हैं। रामचंद्र शुक्ल कृत एकमात्र कहानी 11 वर्ष का समय पर शोधालेख की शुरुआत करते हुए लेखक लिखता है, कहानी की नायिका जो प्रारंभ में 14 वर्ष की है और अब 25 वर्ष की हो चुकी है, सभी घटनाएं उसकी शादी से लेकर पुनः उसके पति के पुनर्मिलन तक के 11 वर्ष के समय को बताती हैं। लेखक ने शोध आलेख में स्पष्ट रूप से इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में गिने जाने के लिए कहा है, क्योंकि यह परवर्ती साहित्यकारों के लिए एक सफल मार्गदर्शन करती हुई प्रतीत होती है। तदुपरांत हिंदी कहानी साहित्य पूर्व प्रेमचंद युग और यथार्थ चित्रण की परंपरा नामक शोध आलेख छपा हुआ है। इस प्रपत्र में लेखक संजीव डावर ने गहन शोध करते हुए पूर्व प्रेमचंद युगीन कई कहानियों पर उनके कार्यों का विशद वर्णन प्रस्तुत करते हुए कहानियों का आकलन करके उस युग की कहानी को यथार्थवादी कहानी कहा है। इस आलेख में कुछ कहानीकारों की कहानियों का नाम देते हुए वर्णन करके इस बात की पुष्टि की गई है कि उस समय के लेखक यथार्थवाद में विश्वास रखकर रचना करते थे। यह यथार्थ चाहे ऐतिहासिक यथार्थ हो, चाहे मनोवैज्ञानिक यथार्थ हो, चाहे सामाजिक यथार्थ हो, चाहे आदर्शोन्मुख यथार्थ हो, यह यथार्थ उस युग के कहानीकारों की उस दृष्टि का परिचायक है जो जीवन की सत्य पृष्ठभूमि में तत्कालीन समस्याओं और यथार्थ वातावरण का चित्रण करता है। अगला प्रपत्र कैलाश चंद्र शर्मा कृत ओवरकोट एक समीक्षात्मक अध्ययन पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले कैलाश चंद्र शर्मा जी का परिचय उच्च कोटि के साहित्यकार के रूप में दिया गया है। उनके कार्यों पर कुरुक्षेत्र व रांची विश्वविद्यालयों में पीएचडी की उपाधि हेतु शोध कार्य भी हो रहे हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन उनके कहानी संग्रह ओवरकोट की सभी कहानियों की समीक्षा में उन्हें एक असफल कहानीकार कहा गया है। प्रत्येक कहानी का शीर्षक देकर उसकी समीक्षा करके कहानी को साहित्यिक दृष्टि से पीछे दिखाया गया है। अतः उनकी सभी कहानियों की आलोचनात्मक समीक्षा करके शोध प्रपत्र लिखा गया है। मेरा मानना है कि कहानी संग्रह लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है। आज के युग में तो कहानी लिखना ही कम होता जा रहा है। लिखते भी हैं तो कई बार कुछ लोग सिर्फ प्रसिद्धि पाने हेतु ही कहानी लिखना अपना उद्देश्य मान लेते हैं। आम आदमी के समकालीन प्रश्न आधुनिक हिंदी साठोत्तरी कविता की दृष्टि से नामक शोधालेख में लेखक लिखता है कि आधुनिक कविता ऐसी कविता है जो जीवन के समकालीन सत्यों को टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए
अंतर विरोधियों और अंतर द्वंद्वों से जूझते हुए जीवन का कलात्मक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। यहाँ कवि कर्म का लक्ष्य ना तो यश लिप्सा है और ना ही धनोपलब्धि, बल्कि समाज के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता है। कविता के बाद लेखक आधुनिक हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा नामक प्रपत्र लिखता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसी कौन सी विधा है जिसके बारे में लेखक जानता नहीं होगा। कहानी, कविता, संस्मरण, निबंध, लगभग सभी विषयों पर शोध आलेख लिखना कोई सरल कार्य प्रतीत नहीं हो रहा था। इन विधाओं के बाद बारी आई परिचय की। कवि अकबर और कवि राय बीरबल एक परिचय नामक शोध आलेख पढ़कर, उसके बाद राष्ट्रवादी काका कलेलकर एक परिचय जन्म और बाल्यावस्था नामक शोध आलेख पढ़ने को मिला। इसी कड़ी में आगे त्याग मूर्ति त्यागमल श्री गुरु तेग बहादुर जी शोध आलेख पढ़ा जा सकता है। पृष्ठ 133 से शुरू हुआ आलेख पढ़ते पढ़ते पृष्ठ 140 तक गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़कर अत्यंत भाव विह्वलता का आभास हुआ। उनके एक एक शब्द को शायद मोती बनाकर ही पिरोया गया है इस शोध आलेख में। फिर लगा जैसे विषय बदल सा गया है। आभास हुआ कि शायद अगला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आधारित शोध आलेख पृष्ठ 140 से 148 तक छप गया है, जिसका कोई शीर्षक अनुक्रमणिका में नहीं मिलता। फिर बारी आई पंजाबी साहित्य के 9 स्तंभ और अमृता प्रीतम की कहानी जोगा सिंह का चौबारा। इसको पढ़ना एक अनूठा अनुभव रहा। इस प्रपत्र पर पत्र लिखने के लिए मुझे शायद इस कहानी को कई बार पढ़ना पड़ा। जब मुझे इतनी बार पढ़ना पड़ा तो मुझे लगा कि लेखक ने इसको कितनी बार पढ़ा होगा। इसका एक ही शोध आलेख में कितने ही साहित्यकारों के माध्यम से समाज को दर्पण दिखाना, लेखक ने कितनी मेहनत की होगी इस शोध आलेख को लिखने में। वातावरण का सटीक वर्णन करते हुए अमृता प्रीतम जोगा सिंह के चौबारे तक ले जाती है। वहां उल्टे लटके चित्र विभिन्न साहित्यकारों के हैं। जोगा सिंह कहता है कि ये 9 चित्र मेरे 9 सालों का हिसाब है। भाई वीर सिंह, उनके लेखन की तुलना भाई पूरन सिंह से की गई है। गुरबख्श सिंह, सन सिंह सेखो, जसवंत सिंह कंवल, देवेंद्र सत्यार्थी, हरभजन सिंह, प्रोफेसर मोहन सिंह, करतार सिंह दुग्गल और अंतिम चित्र अमृता प्रीतम का है। कहानी का अंत जोगा सिंह के मुंह से यूं ही निकाल कर दी गई एक पंक्ति के साथ होता है, जो वास्तव में पंजाबी साहित्यकारों के लिए एक चुनौती है। वो पंक्ति है, नहीं यार अब किसी का चित्र नहीं लटकाना, नहीं यार अब किसी का चित्र नहीं लटकाना, फिर 4 दिनों बाद उसे भी उल्टा करता फिरूंगा। मैं अपनी दीवार पर पहले ही कितनी कीलें ठोक चुका हूँ। वास्तव में लेखिका कहानी के माध्यम से संपूर्ण पंजाबी साहित्य समाज को एक चुनौती देती प्रतीत होती है और उन्हें अपने सीमित दायरों में से बाहर निकलकर पूरा आसमान या पूरा समुद्र देखने के लिए प्रेरित करती हुई प्रतीत होती है। फिर बारी आती है स्वातंत्र्योत्तर विस्मृत क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की। इस शोध आलेख में इस क्रांतिकारी के जीवन के छुए अनछुए पहलुओं पर चर्चा करते हुए लेखक ने उनके समग्र जीवन पर दृष्टिपात किया है। इतने सारे व्यक्तित्व एक ही पुस्तक में शोध आलेख के रूप में पढ़कर मन रोमांचित था। कहाँ हम इन सब के बारे में अलग अलग पुस्तकों में पढ़ पाते, जान पाते, और कहाँ एक ही पुस्तक में लेखक ने उन सब के अस्तित्व से हमें परिचित करवा दिया। अनुवाद की समस्या का एक रूप फिल्मी गीतों का बिगड़ता स्वरूप नामक अगला शोध पत्र है। कई फिल्मी गीतों के अंग्रेजी अनुवाद से उस गीत में निहित भाव ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ इसी तरह के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम ये शोध आलेख है। लेखक के अनुसार ये अनुवाद की कला पद्यात्मक विधाओं के लिए सर्वगुण संपन्न नहीं है। पंजाब का विस्मृत कवि दिलजीत दिव्यांशु नामक शोध आलेख के माध्यम से दिलजीत दिव्यांशु जी के जीवन पर दृष्टिपात करते हुए लेखक पाठक के मन में उनके बारे में
और जानने की इच्छा तीव्र कर देता है। कवि कहानीकार दुष्यंत कुमार द्वारा लेखक ने उनकी 7 कहानियों पर आलोचनात्मक विचार पेश करके उन्हें सफल कवि के साथ साथ सफल कहानीकार भी घोषित कर दिया है। पंजाब का हिंदी कवि शुभ दर्शन, इस पर विस्तृत शोध आलेख लिखकर लेखक ने अब अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है। ऐसे व्यक्तित्व जिसके बारे में आम पाठक जानता तक नहीं, उन पर भी शोध आलेख लिखना ऐसा कोई विरला लेखक ही कर सकता है। वस्तुतः लेखक की शोध प्रवृत्ति ने ही उन्हें विभिन्न परिचय करवाने के लिए प्रेरित किया होगा। आज केवल एक ही व्यक्तित्व या विषय पर शोध आलेख लिखना दुष्कर कार्य हो गया है। मैं जानती हूँ कि मैं सिर्फ गुरु अमरदास जी को पढ़ा और उन पर ही शोध आलेख, शोध पत्र लिखना मेरे लिए बड़ा दुष्कर रहा। तो इन्होंने कितने ही शोध पत्र, कितने ही अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में लिखा, ऐसा कम ही देखने में आता है। ऐसे में लेखक द्वारा किया गया ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। अध्ययन अध्यापन करते हुए, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा देते हुए पठन पाठन करवाना और फिर चिंतन मनन का समय भी निकालना, और ऐसा एक पुरुष लेखक द्वारा किया जाना बहुत प्रशंसनीय है। जैसे कि स्पष्ट हो चुका है कि पुस्तक की अनुक्रमणिका में 13वें स्थान पर छपे शोध आलेख में एक नहीं 2 शोध आलेख गलती से छप गए हैं। अतः अनुक्रमणिका में सुधार किया जाना आवश्यक है ताकि कुल 20 शोध आलेख गिने जा सके। फिर मन में उत्सुकतावश आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का शोध आलेख दोबारा पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। जब मैंने वो शोध आलेख दोबारा पढ़ा तो उसी में से ही, उनकी पंक्तियों से ही इस पुस्तक का विश्लेषण मुझे मिला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, इंग्लिश का ग्रंथ समूह बहुत भारी है। इंग्लिश का ग्रंथ समूह बहुत भारी है, अति विस्तृत जल्दी समान देहधारी है। संस्कृत भी सबके लिए सौख्यकारी है, उसका भी ज्ञानगार हृदयहारी है। इन दोनों में से अर्थ रतन ले लीजिए, इन दोनों में से अर्थ रतन ले लीजिए, हिंदी के अर्पण उन्हें प्रेम युक्त कीजिए। इन्हीं पंक्तियों को आधार पाकर मैंने ये समझा कि जिस प्रकार हिंदी भाषा में संस्कृत और इंग्लिश के शब्दों के सुंदर सुमेल से हिंदी भाषा की ग्रहता बढ़ जाती है, उसी प्रकार डॉक्टर संजीव डावर द्वारा लिखित इस पुस्तक को उनके काव्य संग्रह और कहानी संग्रह के साथ मिलाकर देखा जाए तो शोधालेख पुनर्पाठ 4 नामक पुस्तक से साहित्यकार के रूप में उनके प्रतिष्ठित होने की ग्रहता भी बढ़ जाती है। लगभग हर विधा के बारे में जानकारी रखने वाले डॉक्टर संजीव डावर जमीन से जुड़े एक नक्षत्र की तरह दैदीप्यमान प्रतीत हुए हैं। डॉक्टर संजीव डावर अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही पठन पाठन और लेखन में रुचि रखते रहे हैं। शायद इसीलिए आज इस 56 वर्ष की अवस्था तक आते आते उनका लेखन गहन और गंभीर हो चुका है। उनका साहित्य प्रेरक व ज्ञानवर्धक है। वे कवि, लेखक, शोधार्थी, शोध आलेखक और प्रधानाचार्य के तौर पर हिंदी साहित्य को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी दायित्व निभाना उनकी विराटता को उजागर करता है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे काम में जब हम दूसरों से सहायता लेते हैं, जैसे कि पुस्तक की छपाई, टंकन, मुद्रण आदि, तो अंतिम प्रारूप तैयार करने से पहले हमें जरूर एक बार उसका विश्लेषण करना चाहिए, ताकि बाद में किसी भी तरह की दोष या त्रुटि ना हो और हम किसी और को दोष ना दे सकें। आखिर पुस्तक हमारी अपनी जिम्मेदारी है, अतः प्रत्येक सोपान ध्यानपूर्वक तय किए जाना अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया पूनम जी। जब आप ये प्रपत्र पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि आज यहाँ पर जो विशिष्ट व्यक्ति बैठे हैं, जिनकी पुस्तकों पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें से एक वो हैं जिन्होंने सिर्फ कविता नहीं लिखी, गज़ल नहीं लिखी, जिन्होंने सिर्फ लघु कथाएं और कथाएं नहीं लिखी, बल्कि शोध आलेख भी लिखे।
और इनकी सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाओं पर लिखने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास को इतनी गहनता से, इतनी बारीकी से, इतनी सूक्ष्मता से देखने, पढ़ने और समझने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। दूसरा सौभाग्य इसलिए है कि एक तरफ तो हमारे पास हिंदी साहित्य के इतिहास के चितेरे बैठे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर जन्मेजा सिंह जोहल जी हैं, जो कि जिनकी तस्वीरों को हम पंजाबी भवन में हर एक चप्पे में देखते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आप पंजाबी भवन में जाइए, आप इस बात से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। वाकई में दो कुशल चितेरे हमारे सामने बैठे हैं, तो हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर संजीव डावर जी को कि वे आगे आएँ और अपने इस शोध आलेख एक पुनर्पाठ 4 के विषय में कुछ कहें। देखिए, मुझे अगर शोध आलेख लिखना हो तो मैं एक प्रपत्र लिखने के लिए कम से कम 1.5 महीना लेती हूँ। सर की ये चौथी पुस्तक है शोध आलेखों पर, और एक पुस्तक में 20 रिसर्च पेपर्स हैं, शोध ग्रंथ हैं, शोध कार्य हैं, जो अपने आप में एक ग्रंथ के बराबर हैं। तो देखिए काम कितना मेहनती है। धन्यवाद डॉक्टर अनु जी। आज बहुत बड़े बड़े साथी आए हैं और इंटेलेक्चुअल्स की खूब अच्छी भीड़ है, तो मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। पुरानी पंक्तियां हैं, लेकिन आप सबको समर्पित करूंगा कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वो तीसरा आदमी कौन है, और मेरे देश की संसद मौन है। बहुत आदर के साथ मैं आज जन्मेजा सिंह जोहल जी के आगे नमन होता हूं। उनकी सारी की सारी टीम और मेरे बहुत ही प्यारे मित्र डॉक्टर सौरभ कुमार, जो आज अध्यक्षीय पद पर हैं, उनको सादर नमन करता हूं। पूनम सप्रा जी ऐसे ही डर रही थी। बहुत खूबसूरत एक एक शोधालेख के ऊपर आपने इतनी खूबसूरत चर्चा करी, बहुत ही मजेदार। और डॉक्टर साहब ने आपको आज डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया, आपका रिजल्ट आ चुका है। नाउ यू बिकेम ए डॉक्टर पूनम सप्रा। सन 2000 के आसपास मैं जन्मेजा सिंह जोहल जी के घर गया था। ये मुझे नहीं जानते। घर गया था तो डॉक्टर सरदारा सिंह जोहल जी को हमने चीफ गेस्ट बनाना था नवाशहर में। गुरुदेव नगर में नॉन एस्टेब्लिशमेंट और सादगी की बात कर रहा हूँ सर। गुरुदेव नगर में मैं और मेरा मित्र हम गए। सरदारा सिंह जोहल जो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में वो लाल बत्ती वाली गाड़ी वाली पोजीशन में थे। मुझे अब वो पता नहीं, शायद प्लानिंग योग में कुछ, प्लानिंग कमीशन में कुछ थे शायद। पंजाबी च दौन दी मंजी ते अपनी मदर दे नाल बैठे सी। उन्हों दी मदर सीगे, मैनूं नहीं पता हुण अज की पोजीशन है। कुछ खा रहे सी, मदर नूं नाल गल्लां करदे पे सी। असीं उन्हां दे नाल, हम लोग सब उनसे टाइम लेने गए और उन्होंने टाइम दिया। नवाशहर में आए, बहुत बड़ी हस्ती सी, बहुत बड़ी हस्ती। मैं अपनी ज़ुबान से उनके बारे में PAU के वाइस चांसलर रहे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे, और ना जाने कौन कौन सी पोस्ट। और सरदारा सिंह जोहल एक ऐसा नाम कि लोग उनके बारे में
इकोनॉमिक्स को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर एक नाम रखा जाता था। बुक्स में चैप्टर हैं उनके सरदारा सिंह जोहल के, जहाँ तक मुझे पता है। एग्रीकल्चर तो एक अलग फील्ड है। उस समय उन्होंने साढ़े होंदे आवाज मारी, जन्मेजा, मैं सन भूल रहा हूँ, 2000 के आसपास की बात, 98 भी हो सकता है। और जन्मेजा जी बहुत यंग थे उस समय और बड़ी खूबसूरत एक ऐनक लगाई हुई थी, और कोई न्यूज़ लेके आए, आ देखो पापा जी आ खबर आई है, आ देखो सामना पहला मेरे को आई है, शायद ऐदा की कोई गल। मैं पूरे परिवार को देखकर इस कदर हैरान हुआ, कई महीनों तक मेरे जहन से वो अमिट छाप मिटी ही नहीं। और शायद मैं आज 24-25 साल बाद आपको ये घटना सुना रहा हूँ, जबकि आपका मेरे साथ कोई लिंक नहीं रहा। हम डरते हुए कि बहुत बड़ी हस्ती है, सरदारा सिंह जोहल जी को एक होटल में ले गए, नवांशहर की बात, एक ही होटल था नवांशहर में, शाइन स्टार। सरदारा सिंह जोहल आया, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਥੋੜਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕਰੀਏ, एक सब्जी, 2 सब्जी। मैं आपको सादगी की हैरानी वाली बात सुनाता हूँ। अद्धी कोली दाल दी उन्होंने साढ़े को लई, एक चपाती हथ च फड़ी, कहते मैं ऐदा ही खाना खाना, मैं तो इन्ना ही खाना है। और हम लोग अपनी तरफ से डेजर्ट और वो मिक्स वेज और वो पता नहीं क्या हम करी जा रहे थे अपना ड्रामा, और वो व्यक्ति हमारे सामने हाथ में एक रोटी रख के अद्धी कोली दाल ना, कहते मैं दाल तो इलावा कभी दूजी सब्जी लई नहीं। और उदों मेरे सामने उन्होंने 65-70 के आसपास मैनू लगता है, शायद उदों होने हैं, जो मैनू लगता है, मैनू पता नहीं, मेरा क्योंकि रिटायर हो चुके थे। उस परिवार में जहाँ इंटेलेक्चुअल आपके दरवाजे पर खड़ा हो, जहाँ देवता लोग आपके कमरे के बाहर खड़े हो कि हमें अंदर बुला लो, उस परिवार से आज हमारे एक ऐसे साहित्यकार जो कहानीकार का एक छोटा सा रूप हमारे सामने लेकर आए हैं, वो हमारे बीच में है। मैं सदन को ये सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैंने जब इन्होंने मुझे कहा कि जन्मेजा सिंह जोहल के साथ आपकी किताब है, तो मैंने कहा यार मेरे तो भाग खुल गई। मैं पूरे सदन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने सदन को इस काबिल समझा और अपनी टीम के साथ आए। और टीम मेंबर देखो क्या क्या बोलते हैं, कोई सिगमंड फ्राइड के ऊपर बात करके गए, और कोई पदार्थवाद की बात करते हैं, भौतिकवाद की बात करते हैं, और हमारे साथी ने क्या कहा। बहुत खूबसूरत दोस्तों, ये मेरा शोधा लेख सौरभ कुमार जी मेरा प्रोफेशन है। इसमें कोई पैसे मिलते हैं तो घर में रोटी आती है, इसलिए हर आलेख लिखने के मुझे पैसे मिलते होंगे, मुझे याद भी नहीं अब कब कब लिखे हैं। किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी न किसी सेमिनार में डिफरेंट आलेख लिखे गए हैं। पूनम जी ने कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोला, वो उनकी उदारता है, लेकिन हाँ मेहनत होती है, काफ़ी मेहनत होती है। मैंने पूनम जी को नॉर्मल करने के लिए, मुझे फ़ोन आया, कहते किताब का करना की है। मैं तो डर की किताब देख के मेरा चिंता नहीं की गल है, खाली शोध लिखोगे, नाम दे दो आप, हो गया काम। हमने कौन सा किसी को रिजल्ट देना है, कोई मेडल थोड़ा मिलना है हमें। किताब आ गई, बात खत्म, शोधार्थियों के लिए है। मैंने नॉर्मल करने के लिए इनको कहा ऐसा करो, आप जोगा सिंह का चुबारा कहानी पढ़ो। बीइंग ऑन द चेयर, सर मैं प्रिंसिपल की चेयर पे हूँ गलती से। 2 महीने, मैंने इनको 1.5 महीना कहा, मुझे 2-2.5 महीने लगे जोगा सिंह के चुबारा के ऊपर एक शोध आलेख लिखने में। 2 से 2.5 महीने किताब मेरे टेबल पे पड़ी रही। मैंने कोई 20-25 बार उस कहानी को पढ़ा, मुझे समझने लगे कि अमृता प्रीतम ने किया क्या है। पंजाबी के एक एक लेखक की सर, वो आप पढ़ो सर कहानी, किसी सेमिनार में उसके ऊपर बोलो आप। क्या मोहन सिंह, प्रोफेसर मोहन सिंह, क्या संत सिंह से ऐसे ऐसे फोटो वो पुट्ठी करी जा रही, क्या क्रिटिसिज्म का लेवल है। क्या जब उसने कहानी अमृता प्रीतम ने दुनिया को दी होगी, किन्ना को रोला पिया होना पंजाबी जगत विच। और अखीर ते कहंदी बाहर निकलो, कहंदी पंजाब चों करी की जांदे हो, कहंदी पंजाब च बैठे गल्लां मारी जांदे।
दुनिया देखो जाके, कुएं के मेंढक किन्नू कह रही है, सुधा प्रोफेसर मोहन सिंह, संत सिंह सेखो, हरभजन सिंह, 9 चित्र हैं सर जोगा सिंह के बारे में। कहता बस हूं, कहता नवी किल नहीं ठोकनी, बहुत है, सारे पुठे करते। लेवल देखो सर साहित्यकार का, क्या छाती ठोक के साहित्य लिखते हैं। ऐसी कहानियां, ऐसे शोध आलेख, ऐसे रिसर्च पेपर लोगों के सामने आने बहुत जरूरी है। ओवरकोट लिखी मैंने, कैलाश चंद्र की ओवरकोट पढ़ी, मैं कहते कहानी है ही नहीं। एक जगह मैंने धर्मवीर भारती का एक रचना पढ़ी, उपन्यासकार बहुत अच्छा है, गुनाहों का देवता के ऊपर। मैंने मेरी एक सब लोगों को, दोस्तों को जो साहित्य में रुचि रखते हैं, वो उनके मेरी गुजारिश है गुनाहों का देवता जिंदगी में जरूर पढ़े, धर्मवीर भारती का। लेकिन धर्मवीर भारती जब कहानियां लिखने लगता है तो मैंने उसको लिखा ये छठे पायदान की कहानी है, उसको कहानी लिखनी नहीं आती। जिस आदमी को उपन्यास आता है उसका उपन्यास चल पड़े, सूर्य का 7वां घोड़ा चल पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि उसकी कहानियां भी चल पड़ी। तो इस तरह की बात कहना बहुत मुश्किल है, और मेरा ये शुरू से ही स्वभाव रहा है। मैं सौरभ जी के कॉलेज से का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का, और डॉक्टर सतीश कांत जैसे मेरे टीचर रहे हैं। तो धड़ल्ले से बात कहनी, साहित्यकार डे बाय डे बहुत दिलेर होता है, लेकिन जैसे जैसे लिखता जाता है वैसे वैसे कायर होता जाता है, काउवार्ड होता जाता है, समाज से डरने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। शोध आलेख आप में अंदर जान डालते हैं। 8, 9, 10 पेज आपने कम से कम लिखने होते हैं, आप उसको लिखो, धड़ल्ले से लिखो। अलग अलग टॉपिक पे मैंने लिखा, और ये मेरी बहुत से सालों की, ये 1 साल 2 साल की पूंजी नहीं है। जब से मैं इस अध्ययन अध्यापन की दुनिया में आया हूँ, आपको बता दूँ, आपने मेरी उम्र भी बता दी, बताओ 56 साल, कितनी छिपा के रखी थी मैंने, कितनी छुपा के रखी थी। मैं छत्ती करी जाता सी, ये छुप आंधे छुपंजे करते। सो दोस्तों, साहित्य की दुनिया में आके, जैसे हमारे साथी ने कहा कि बड़ा कोजी से एटमॉस्फेयर है। हम तो 20-25 लोग सर हर महीने के रविवार मिलते हैं आखिरी, और इसी तरह इधर उधर की गप्पे आके, इधर उधर की बातें करके कुछ विचारों को किसी की झोली में डाल देते हैं, किसी की जेब में डाल देते हैं, किसी को ऐसे जाते हुए पकड़ा देते हैं। यार लजा, अभी लजा तरह रह गए थे। मैं पहली बार आया ना। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी सीधी सादगी की भाषा में आपने कहा। और ये सदन कुछ हमारे पिलर्स हैं जिनकी वजह से ये चल रहा है, जिसमें मनोजप्रीत जी और उनकी पत्नी और हमारे बहुत सारे साथी जो रेगुलर आ रहे हैं, उन सब की वजह से चल रहा है। ये शोध आलेख हार्डवर्क है, मेहनत है, लेकिन एक वो कुश्ती वाले पहलवान की वाली मेहनत है, कोई दिमागी ज़्यादा कसरत नहीं है। तो इसलिए वो मेहनत की हुई है और लंबे समय से की है। ये उसका चौथा पार्ट है, 200 पेजेस की, लगभग 3 पुस्तकें पहले हैं, चौथा यानी 800 पेज लिखिया होना अगों कन्ना हथ लाता। 55 साल की उम्र तो बाद कन्ना हथ लाता भी हों रिसर्च पेपर लिखे नहीं जाते, बहुत टाइम लेंदे हैं कुल मिला के। इसलिए क्योंकि ये लास्ट बुक रविंदर जी को बोलते हैं बस भी इस तो बाद हुण शोध आलेख नहीं लिखना, बहुत धुआं कढ़ाते हैं। 2 महीने एक दी एवरेज लाओ, ठीक कहती है 20 ऐसे तुसी लिखते 2 महीने हिसाब नाल तो आधी जिंदगी इसे काम नूं लाती। सो 4 किताबें दे दी, बहुत हो गया। शोध आलेख ये अंतिम पुस्तक है, और मैं गीता पर हाथ रख कर कहता हूँ कि 5वां लोग शोध आलेख नहीं आएगा। इसलिए, और ये मैं साहित्य की दुनिया को समर्पित करता हूँ। और पूनम जी, आप इसी शोध आलेख को पढ़ के डॉक्टर हो गई, और जल्दी हो जाएं, और हम इस मंच पर से आपको स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करें, इस विचारों की स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करें बहुत जल्दी। और आपको मैंने फ़ोन पे भी कहा था कि आपने प्रिंसिपल बनना है, और बहुत जल्दी आप पीएचडी करें और आप प्रिंसिपल भी बने, ताकि आपको पता लगे कि कांटों के ऊपर कैसे बैठा जाता है। आप सब साथियों ने इस मुश्किल शब्दों को कुछ सुझाव के साथ सुना, और मैं एक बार फिर जौहर
परिवार को नमन करता हूँ, उनकी इंटेलेक्चुअल्स को नमन करता हूँ, और ऐसा परिवार हम सब के बीच में आते रहे किसी भी रूप में, दोस्तों के रूप में, सदस्यों के रूप में। सरदार सिंह जोहल जी का नाम आया उस रूप में, उनकी माता जी का नाम आया उस रूप में, और मेरे जितने भी साथी हैं जिन्होंने इसको सुना प्यार से, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर, लेकिन एक शिकायत ज़रूर रहेगी। मुझे लग रहा था कि अगली बार शोधालेख पुनर्पाठ 5 पर मुझे समीक्षा करने को मिलेगी। मेरा पत्ता काट दिया सर आपने। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਜੀ। भाभी आपको ध्यान रखना है कि शोधालेख पुनर्पाठ 5 आए, 6 भी आए, 7 भी आए, 8 भी आए, और बहुत सारे पाठ आए। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਬਤਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ बस 2 मिनट धन्यवाद। जब परिवार की बात आती है तो परिवार के सबसे छोटे बच्चे को फटाफट बुलाया जाता है। उसी तरह से मुझे भी बुलाया गया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब कार्यक्रम के